खुशामदीद नाजरीन मेरे केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री इंसाइडर में। मैं हूं शकील आलम और एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं रिएक्शन काइनेटिक्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके डिस्कशन के साथ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये इक्वल हो जाए रेट कांस्टेंट के तो हमारे रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो रेट ये बराबर होता है के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इसकी पावर n। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो रेट है वो बराबर है किसके k के, तो उसके लिए हमें n की वैल्यू को कितना लेना पड़ेगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 0। तो फिर हमारे पास r जो है ये बराबर आ जाएगा k और a की पावर 0 और रेट जो है ये k के बराबर आ जाएगा जो हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा दैट इज इक्वल टू 0 ऑर्डर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमें रेट कांस्टेंट का यूनिट बनाना है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट के लिए एक ट्रिक जो है वो याद रखिए, अगर हमें किसी भी रिएक्शन का जो है वो किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट बनाना पड़ जाए तो इसके लिए होगा मोल पर डीएम क्यूब और इस सारे की पावर हम लेंगे 1 माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर सेकंड। तो ये हमारे पास बन जाएगा, अगर हमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दिया गया है तो N2 होगा, तो ये बन जाएगा मोल पर डीएम क्यूब, इस सारे की पावर हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 2 पर सेकंड। तो ये बन जाएगा मोल पर डीएम क्यूब -1 पर सेकंड, मोल -1 डीएम +3 पर सेकंड। तो आप इसको लिख सकते हैं डीएम क्यूब जो है ये लीटर बन जाएगा, लीटर पर मोल पर सेकंड। तो हमारा जो है ये राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, चार्ली। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, उसका जो है वो यूनिट्स जो है वो बना सकते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है वो ऐसा फैक्टर है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो है वो क्या करेगा, इफेक्ट क्रिएट करेगा किसके ऊपर, हमारे स्पेसिफिक रेट के ऊपर, रेट स्पेसिफिक रिएक्शन रेट के ऊपर जो हमारा इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो वो फैक्टर जो है वो टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो के है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। बाकी किसी भी फैक्टर के चेंज करने से हमारे के की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉलिक्यूलरिटी जो है वो किसी भी रिएक्शन की क्या होगी, ऑलवेज 2 नहीं, ऑलवेज नहीं, पॉसिबिलिटी है कि ये 2 हो भी सकती है और नहीं भी, मैक्सिमम जो है वो मॉलिक्यूलरिटी 3 तक हो सकती है। ऑर्डर के बराबर हो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये ऑर्डर के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। फिर हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, नन। तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए मे बी इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, अगर हमारे पास ये आर्हेनियस इक्वेशन है तो हमने क्या करना है, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है, किस चीज़ के साथ डिक्रीज करें तो रिएक्शन की स्पीड में रैपिडली इजाफा होगा। एक्टिवेशन एनर्जी में अगर हम कमी ले आए तो हमारा रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या आएगा, अल्फा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें डेल्टा एच जो है ये उसकी इंथाल्पी है और एक्टिवेशन एनर्जी जो है मिनिमम वैल्यू इसकी, पहले मैं इसको जो है वो शो करता हूँ एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को ग्राफ की मदद से। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा हमारे रिएक्टेंट्स लोअर एनर्जी लेवल पे होते हैं, प्रोडक्ट्स जो है वो हायर एनर्जी लेवल पे होते हैं। ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है। अब ये हमारे पास जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमारे पास मौजूद है। ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये किसके लिए है, रिवर्स रिएक्शन के लिए है। ये प्रोडक्ट्स की जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि जो डेल्टा एच है और जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्टेंट्स की उसमें क्या रिलेशन होगा। तो डेल्टा एच हमारे पास यहाँ पे कितना होगा, ये डेल्टा एच की वैल्यू है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो डिफरेंस आ रहा है ये हमारे पास डेल्टा एच है। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स की। तो ये हमेशा ग्रेटर होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन में किससे, हमारे डेल्टा एच की वैल्यू से। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, मोर देन डेल्टा एच। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक केमिकल रिएक्शन है और उसकी हाफ लाइफ जो है ये 50 मिनट है। तो अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो उसकी हाफ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो रिएक्शन का ऑर्डर बताइए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो हाफ लाइफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन के, कब, जब हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया तो हमारी उसकी हाफ लाइफ भी बढ़ गई। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हमारे पास जो है 3A रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं 2B प्रोडक्ट्स में, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर प्रोडक्ट्स के हवाले से देखा जाए तो वो किसके बराबर होगा। तो देखिए जो रेट है ये बराबर होगा माइनस, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स के 3 मोल्स हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 1/3 dA/dt इज इक्वल टू, प्लस यहाँ पे 2 हैं तो 1/2 dB/dt। ये हमारे पास रेट का फॉर्मूला बन गया। अब हमें रिलेट किसको करना है, dB को किससे रिलेट करना है, A के साथ। तो हम ये रिलेशन जो है वो बनाएंगे। तो dB/dt किसके बराबर आ जाएगा हमारा, ये बराबर आ जाएगा माइनस, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 dA/dt। ये हमारा जो है वो राइट ऑप्शन बन जाएगा बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर एक रिएक्शन में A जो है वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, और हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को 6.25 जो है वो क्या करते हैं, रेट जो है वो उसका बढ़ता है 6.25। कब, जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 2.5 के फैक्टर से बढ़ती है। तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो रेट जो है ये इंक्रीज हो रहा है 6.25, कब, जब कॉन्सेंट्रेशन में हमने कितना इजाफा किया, 2.5, और हमें इसका क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है, जिसको मैं x जो है वो अज्यूम कर लेता हूँ। तो अगर आप गौर कीजिए जो 6.25 है ये 2.5 का स्क्वायर है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2.5 इसकी पावर x। जब बेस सेम होगी तो दोनों पावर एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। तो हमारा जो रिएक्शन का ऑर्डर है ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। चार्ली जो है ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर इसके लिए आप A के यूनिट्स बनाएं आर्हीनियस फैक्टर के, तो वो यूनिट्स क्या बनेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू A/E-EA/RT। ये आर्हीनियस इक्वेशन है। अगर मैं इसका नेचुरल लॉग ले लूँ, नेचुरल लॉग ऑफ K इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ A, और ये आ जाएगा -EA/RT। जो नेचुरल लॉग ऑफ E है ये 1 हो जाएगा, तो उसको मैंने नहीं लिखा यहाँ पे। अब मुझे A के यूनिट्स बनाने हैं तो ये टर्म मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा। नेचुरल लॉग ऑफ A इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ K प्लस EA/RT। ये फॉर्मूला मेरे पास बन गया। अब मुझे क्योंकि A के यूनिट्स बनाने हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ K के यूनिट्स क्या होंगे, K यहाँ पे रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो इसके यूनिट्स क्या बनेंगे मेरे पास, पर सेकंड। एक्टिवेशन एनर्जी के यूनिट्स क्या बनेंगे मेरे पास, जूल पर मोल। आर के मेरे पास यूनिट्स क्या बनेंगे, जूल पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर के मेरे पास क्या यूनिट्स बनेंगे, केल्विन। तो जूल कट गया जूल से, पर मोल कट गया पर मोल से, केल्विन कट गया केल्विन से, तो मेरे पास यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो मेरे पास यूनिट क्या आ जाएगा, पर सेकंड। ये मेरा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो चार्ली राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर एक जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है तो उसको 100% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम जो है वो चाहिए होगा। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है K का, K बराबर होता है 1/T इंटू A माइनस एक्स। ये हमारे पास जीरोथ ऑर्डर के लिए जो है वो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है, जो कि उसकी हाफ लाइफ के साथ रिलेट कर रहा है, उसके टाइम के साथ रिलेट कर रहा है। तो हमें 100% रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो जब रिएक्शन 100% कंप्लीट होगा तो हमारे रिएक्टेंट में जो x की वैल्यू है ये 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी रिएक्टेंट पीछे बाकी नहीं बचेगा। तो अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो ये बराबर आ जाएगा किसके, a/k के k आके इधर डिवाइड हो जाएगा, और x की वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, a/k, दैट इज चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस रिएक्शन का ऑर्डर बताइए। तो ये रिएक्शन जो है ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, और इसमें 2 रिएक्टेंट्स जो इन्वॉल्व हैं। इस रिएक्शन का रेट अगर आप लिखें, रेट लॉ लिखें, तो NO और O3 की पावर दोनों की 1 है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, अल्फा विल बी आवर राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 6.93 मिनट्स। हाफ लाइफ पीरियड जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका 6.93 है।
तो 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए के की जो है वो वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये किसके बराबर होता है, 0.693 ओवर के। अगर मैं के की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा 0.693 ओवर हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ कितनी है 6.93, तो मेरे पास के की वैल्यू आ गई 0.1। अब अगर मैं क्या करूं, के के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.303 ओवर टी इंटू ए माइनस एक्स ओवर ए। तो मेरे पास जो फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा दैट इज ये आएगा ए ओवर ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला बनेगा। तो अब मैं यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट कर दूं, मुझे यहाँ पे टाइम चाहिए 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ 99%। तो 2.303 के की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 0.1। अब कितनी कॉन्सेंट्रेशन हम इसकी जो है वो ले रहे हैं 100। अब कितना जो है वो बाकी बच रहा है, 100 माइनस 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे लॉग भी आएगा, लॉग, ये लॉग ऑफ ए ओवर ए माइनस एक्स। तो मेरे पास ये आ जाएगा 23 जब मैं इस 0.1 को इसके साथ सॉल्व करूंगा इनटू लॉग ऑफ 100, और log ऑफ 100 कितने के बराबर होगा, 2 के। तो जब 2 23 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 46 मिनट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 100% रिएक्शन को अगर आपने कंप्लीट करना हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, तो उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे कितना टाइम चाहिए होगा। तो याद रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ये रिएक्टेंट्स की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, और ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता, इसको इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। तो राइट ऑप्शन हमारा होगा चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 25% उसकी अमाउंट जो रह गई है, बाकी बच गई है, तो 1 घंटे में उसका 75% यूज हो गया, 25% उसकी अमाउंट जो है वो क्या हुई है, बाकी बची है। तो बताइए कि इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा। तो सबसे पहले ये कि शुरू में हमारे पास 100% रिएक्टेंट था, पहली हाफ लाइफ में 50% हो गया, दूसरी हाफ लाइफ में 25% हो गया। तो ये 25% जो है ये हमारे पास इसका जो है वो बाकी बच गया है, 75% कंज्यूम हो गया है। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्योंकि हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है, तो यहाँ पे टोटल कितनी हाफ लाइफ जो है वो हमारे पास आई हैं, 2 हाफ लाइफ्स आई हैं। तो यहाँ पे अब हम एक फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम लोग फाइंड कर सकेंगे कि हमारे रिएक्शन की हाफ लाइफ जो है वो कितनी होगी। तो इसका होगा हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम जितना यूज हुआ ओवर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ये फॉर्मूला यूज होगा। ये जो है ये फॉर्मूला, ये 3 चीजें हमारे पास, इनमें से कोई भी 2 चीजें बता दी जाएं और तीसरी चीज फाइंड करनी हो तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना जो है वो कंज्यूम हुआ है इस प्रोसेस को करने में 1 आवर, ये मैं लिख देता हूँ। और कितनी हाफ लाइफ गुजरी है, 2, तो हमारी हाफ लाइफ कितनी आ जाएगी 1/2 आवर्स। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन आ गया अल्फा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16th क्वेश्चन है हमारा। तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन है ये चेंज नहीं होगी। कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, ये इंथाल्पी के ऊपर कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, सेम रहेगी, बीटा राइट ऑप्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हमने कंपेयर करना है आयोनिक रिएक्शंस के साथ। आयोनिक रिएक्शंस होते हैं ये इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस होते हैं, बहुत तेज़ी से कंप्लीट होते हैं। तो जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं ये स्लो होते हैं किन के मुकाबले में, आयोनिक रिएक्शंस के मुकाबले में। आयोनिक रिएक्शंस के अंदर सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ आइंस होना है, तो ये ज़्यादा फास्ट रिएक्शंस होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ट्रू होगी। तो अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसमें हमारे रिएक्टेंट्स हायर एनर्जी भी होंगे, प्रोडक्ट्स जो है वो लोअर एनर्जी भी होंगे। अगर मैं यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर लूँ एनर्जी, तो ये मेरे पास आ गई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये मेरे पास आ गई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए जो रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है किसके मुकाबले में, फॉरवर्ड रिएक्शन से। तो
ये हमारे पास राइट ऑप्शन बन गया चार्ली के फॉरवर्ड रिएक्शन की स्मॉलर है इसके मुकाबले में, रिवर्स रिएक्शन के मुकाबले में, तो चार्ली राइट ऑप्शन होगा। 19वें सवाल पे चलते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, देयर इज मोर देन वन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। नहीं, एक ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन में, जो कि स्लोएस्ट स्टेप होता है, तो ये तो गलत हो गया। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ कैटालाइज्ड रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारे पास जो है ये स्टेटमेंट ट्रू है। जो कैटालिस्ट जो है अगर आप किसी रिएक्शन में ऐड कर दें तो वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन की स्पीड जो है वो डिपेंड नहीं करेगी, कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। N2O5 की डिकम्पोजिशन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और 24 मिनट इसकी हाफ लाइफ है। तो अगर इसको 0.1 से 0.0125 होने में कितनी देर लगेगी? तो पहले तो हम इसकी नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालते हैं। 0.1 से पहली हाफ लाइफ में होगा 0.05, अगली हाफ लाइफ में ये हो जाएगा 0.025 और उससे अगली हाफ लाइफ में ये हो जाएगा 0.0125। तो कितनी हाफ लाइफ इसमें गुजरी? 1, 2 और 3। तो हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गई 3। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कि कितनी जो है वो इसकी मिकदार जो है वो बाकी बच जाएगी जब ये 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी, तो कितना टाइम जो है वो इसमें हमें लगेगा। तो 0.0125 ऑब्टेन होने में कितना टाइम जो है वो हमें लगेगा, तो हमें टाइम जो है वो टोटल टाइम फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछले क्वेश्चन में, हाफ लाइफ बराबर होती है टोटल टाइम ओवर नंबर ऑफ हाफ लाइफ। मुझे अब टोटल टाइम फाइंड करना है, तो हाफ लाइफ उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी नंबर ऑफ हाफ लाइफ के साथ। तो हाफ लाइफ हमारे पास कितनी है? 24। कितनी हाफ लाइफ टोटल गुजर चुकी है? 3। तो मेरे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 72। चार्ली जो है ये राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से विच रिएक्शन हैज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट सेम एज रेट ऑफ रिएक्शन? किसके जो है वो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स जो है वो रेट के साथ जो है वो इक्वल होंगे? हमारा पहला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी से मिलता जुलता था। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन में रेट और रेट कांस्टेंट जो है वो बराबर हो जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारे पास जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसमें जो है वो यूनिट जो है वो रेट कांस्टेंट के सेम हो जाएंगे, जो कि मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड होंगे। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? फोटोसिंथेसिस। इसके यूनिट हमारे पास क्या होंगे? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। इसमें अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके दिखा दूँ 1 माइनस एन, तो एन की वैल्यू 0 आएगी, तो मेरे पास बन जाएगा ये सेम मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। तो यूनिट सेम हो जाएंगे जीरोथ ऑर्डर के लिए रेट के और रेट कांस्टेंट के। और फोटोसिंथेसिस जो है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है? जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरेनियम की हाफ लाइफ कितनी है? 710 मिलियन ईयर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो कह रहा है कि जी वेलोसिटी कांस्टेंट कब बनता है? हमें पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट जो है ये कब बनता है? अगर मेरे पास एक रिएक्शन है a प्लस बी, इसके मैं a मोल लेता हूँ, इसके b मोल लेता हूँ और ये मुझे c मोल प्रोडक्ट मिल रही है, तो रिएक्शन का रेट जो है ये बराबर आ जाएगा a की पावर a और b की पावर b। अब अगर मैं a और b दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में कितनी ले लेता हूँ? 1 मोल पर डीएम क्यूब। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूँ, r इज इक्वल टू के 1 की पावर a 1 की पावर b, तो मेरे पास r जो है ये किसके बराबर आ जाएगा? k के। रेट कांस्टेंट बराबर हो गया जो है वो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के। कब? जब कॉन्सेंट्रेशन हमने कितनी ली है? यूनिटी बीटा, राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मिक एसिड की डिकम्पोजिशन में कौन सा जो है वो कैटालिस्ट यूज होगा? जब H2 और CO2 बनेगा तो इसमें कॉपर जो है वो हमारे पास यूज होगा। बहुत आसान सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट होता है एथेनॉल में किस एंजाइम के थ्रू? जाइमेज एंजाइम जो है वो यूज होता है ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए। ये सिंपल जो है वो बुक रीडिंग से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। परमानेंट पॉइजनिंग जो है कब होती है? तो पॉइजनिंग किसको बोलते हैं? पॉइजनिंग जो है कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमारे रिएक्शन में जब ऐड हो जाता है जिससे हमारे कैटलिस्ट की एक्टिविटी में कमी आ जाती है, वो हमारे कैटलिस्ट की इफेक्टिवनेस को डिस्टर्ब करता है, तो उसको हम पॉइजन बोलते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं।
एक इसकी टाइप होती है टेम्परेरी पॉइजनिंग और एक इसकी टाइप होती है परमानेंट पॉइजनिंग। टेम्परेरी पॉइजनिंग तब होती है जब हमारे कैटलिस्ट में कोई फिजिकल इफेक्ट क्रिएट करती है पॉइजन आके, और परमानेंट पॉइजनिंग कब होती है जब केमिकल रिएक्शन हमारे कैटलिस्ट के साथ जो है वो आके पॉइजन कर लेती है और कैटलिस्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसी नई चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, केमिकल चेंज, जिससे परमानेंट पॉइजनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ डाटा दिया गया है एक रिएक्शन के हवाले से और हमें उसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो अगर आप गौर कीजिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपने देखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो उसमें आपको ए और बी की अमाउंट को फिक्स किया जाएगा और वेरी किया जाएगा। तो देखिए पहली कंडीशन में आपके पास ए की अमाउंट फिक्स है, इसको कांस्टेंट कर दिया तो रिएक्शन के रेट पे इसका इफेक्ट खत्म हो गया। बी की मिकदार को हमने वेरी किया है, तो बी की मिकदार को हम कैसे वेरी कर रहे हैं, इसमें हमारे पास जो रेशो बन जाएगी 0.01 और 0.02। तो अगर मैं इसको 0.01 पे डिवाइड कर दूं तो वैसे भी ये नज़र आ रहा है कि ये डबल हमने कर दिया इसकी मिकदार को, तो हमने बी की मिकदार को डबल कर दिया। उससे हमारे रिएक्शन के रेट पे क्या इफेक्ट हुआ, 0.003 और 0.006। तो मैं इसको छोटी टर्म पे डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास आ गया 1 और 2। तो जब मैंने रिएक्टेंट की मिकदार को डबल किया तो मेरे पास रिएक्शन का रेट भी डबल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन का रेट बी की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, 1 के ऊपर, क्योंकि जितना हमने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया उतना ही रेट बढ़ गया। ये तो हो गया हमारा बी के लिए। अब आ जाए देखिए, अब हमने बी की मिकदार को कांस्टेंट कर दिया और ए की मिकदार को बढ़ाया। अब ए की मिकदार को कैसे हमने बढ़ाया, 0.02 और 0.04 की रेशो बन गई और इधर हमारे पास रेट क्या आ गया 0.006 और कितना आ गया 0.024। तो यहाँ तो हमारे पास अगर हम इसको 0.02 पे डिवाइड कर दें 1 और 0.02 पे डिवाइड कर दें तो 2, तो मैंने इसकी मिकदार को क्या कर दिया डबल। यहाँ पे मैं अगर इसको 0.006 पे डिवाइड कर दूँ दोनों टर्म तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 4। तो देखिए इधर मैंने कंसंट्रेशन को डबल किया लेकिन रेट मेरे पास 4 टाइम हो गया, 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की कितनी पावर के ऊपर हमारा रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, 2 के ऊपर। तो हमारा अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ से क्या निकलेगा, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए और थर्ड ऑर्डर ओवरऑल होगा। तो इसमें थर्ड ऑर्डर का ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज हमारा क्या होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितनी मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम पाउडर हमें चाहिए होगा जो कि 2.5 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन और 1.25 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट करेगा। तो 1 मिलीग्राम प्लेटिनम पाउडर चाहिए होता है। बहुत थोड़ी सी मिकदार कैटलिस्ट की काफ़ी होती है रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 50 केल्विन। आपने एक रिएक्शन के टेम्परेचर को 50 केल्विन इंक्रीज किया है, तो बताइए उस रिएक्शन का रेट कितने टाइम बढ़ जाएगा। तो 50 केल्विन हमने रिएक्शन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाया है, तो हमें पता है कि हर 10 केल्विन टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन का रेट 2 टाइम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमने कितने टाइम जो है वो रिएक्शन को कितनी दफ़ा 10 केल्विन इंक्रीज किया, 5 टाइम्स, 5 × 10। तो इसके लिए हम फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे 2 की पावर, जितना हमने उसके टाइम को 10 टाइम इंक्रीज किया तो वो 5 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 = 4, 8, 16 एंड 32। तो 32 टाइम हमारा रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने यहाँ पे कोई इनिशियल टाइम नहीं बताया, कोई इनिशियल टेम्परेचर नहीं बताया, कोई फाइनल टेम्परेचर नहीं बताया, सिर्फ मैंने वर्ड यूज़ कर दिया बाय 50 केल्विन कि टेम्परेचर प्रोसेस का 50 केल्विन बढ़ गया, चाहे जहाँ से मर्जी वो शुरू हुआ, जहाँ पे मर्जी वो ख़त्म हुआ, 50 केल्विन उसमें चेंज आ गई है। तो इसलिए ये 5 टाइम्स ऑफ 10 जो है ये टेम्परेचर हमारा बढ़ा है। तो ये हमने इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है। अब अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 10 से 40 केल्विन टेम्परेचर हुआ, तब आप क्या करेंगे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 2 की पावर, जितना हमने टेम्परेचर फाइनल लिया जहाँ से हमने शुरू किया, डिवाइडेड बाई 10, ये कर देंगे। तो सेम वही चीज़ बन जाएगी 2 की पावर, ये हमारे पास आ जाएगा 30/10, 3, तो 2 × 2 × 2, फिर हमारे रिएक्शन का रेट 8 टाइम। तो इस तरह से ये आपको जो है वो स्टेटमेंट चेंज करके भी दी जा सकती है। जैसी भी स्टेटमेंट आए आपने उसी लिहाज से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो पसंद आए होंगे और आपको इनसे सीखने को कुछ मिला होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि इल्म को सीखने और सिखाने का ये अमल जो है ये चलता रहे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ जल्द ही फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।